नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। कहा जाता है सेहत ही पूंजी है। तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए योग एक बेहतरीन जरिया है। वैसे ही पोर्टफोलियो की सेहत को दुरुस्त रखने के लिए धैर्य और अनुशासन जरूरी है और ये सीख हमें योग ही सिखाता है। आज बताएंगे कैसे तन मन के साथ धन को भी बनाए रखें। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनसे जरा इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंकज मठपाल हमारे साथ है, एमडी है ऑप्टिमा मनी से, और मनोज जैन है, को-हेड प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड। बहुत स्वागत करते हैं दोनों एक्सपर्ट्स का हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आजकल का जो टाइम है, ज़माना है, इनफैक्ट आजकल की जो जनरेशन भी है, वो हर कोई फिटनेस फ्रीक हो गए हैं और योग एक ऐसा तरीका है जिसमें ना सिर्फ यंगस्टर्स बल्कि किसी भी उम्र के जितने भी हमारे नागरिक हैं वो हर कोई योग के ज़रिए अपने फिटनेस को बरकरार रखना चाहता है। अब क्योंकि योग दिवस के मौके पर हम बात कर रहे हैं, योग और धन का कनेक्शन भी हम थोड़ा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो यूजुअली देखा है जिस तरीके से हम अपने आप को फिट रखते हैं, अपने तन और मन का एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं, वैसा ही कुछ हमें धन के लिए भी करना पड़ता है अनुशासन और धैर्य के जरिए। पंकज जी, यही मैं समझना चाहती हूँ, ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं धन संचय करने की, धन को जोड़ने की, जो हम योग से सीख सकते हैं? स्वाति जी नमस्कार, और आपको मनोज जी, आपको और हमारे सभी दर्शकों को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और स्वाति जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि योग और निवेश दोनों में बहुत समानता है, क्योंकि जब बात होती है डिसिप्लिन की, अनुशासन की, वो दोनों में जरूरी होता है, चाहे आप योग करें या आप निवेश कर रहे हो। उसी तरह से हम बात करते हैं संतुलन यानी कि बैलेंस की। आपको योग में भी बैलेंस बनाना है और वैसा ही आपका निवेश में होता है कि आपके पोर्टफोलियो में बैलेंस हो डिफरेंट एसेट क्लासेस के बीच में। फिर संयम की बात करें, धैर्य की बात करें, तो बहुत जरूरी होता है। और इसी तरह से हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिटी यानी कि विविधता, वो जरूरी है। और दृढ़ता, डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है कि आप शुरू करें, चाहे छोटी शुरुआत करें, योग की शुरुआत भी करनी हो। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही कठिन आसन जो हैं वो करने हैं, आप छोटे छोटे आसन से शुरुआत कर सकते हैं। और इसी तरह से निवेश में भी आप 100 रुपये, 500 रुपये की एसआईपी शुरुआत कर सकते हैं, छोटी आरडी कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में यदि आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते रहेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, डिटर्मिनेशन होगा, बैलेंस मेंटेन करेंगे, तो डेफिनेटली आप हेल्थ और वेल्थ दोनों बना सकते हैं। बिल्कुल। तो कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जो कि हमारे सेहत के लिए ज़रूरी होती है, जिसके ज़रिए हम योग से उसको साधने की कोशिश करते हैं, वैसे ही जो समानताएं हैं हम अपने पर्सनल फाइनेंस या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग में भी देखते हैं। मनोज, क्योंकि अनुशासन की बात आई है, अनुशासन जितना हमारी फिजिकल फिटनेस के लिए ज़रूरी है, उतना ही फाइनेंशियल फिटनेस के लिए भी ज़रूरी है। हमने और ये देखा भी है कि जो लोग बहुत ही डिसिप्लिन्ड होके इन्वेस्टमेंट करते हैं, टाइमली इन्वेस्टमेंट करते हैं, सही ढंग से इन्वेस्टमेंट करते हैं, जस्ट लाइक एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, वो लंबे टाइम तक फाइनेंशियली फिट रहते हैं। तो इस निवेश में अनुशासन का एक क्या परफेक्ट एग्जाम्पल आप हमें दे सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से हमने रिटेल इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते भी देखा है अलग अलग तरीकों से, क्या इसका एक बड़ा उदाहरण माना जाए? जी नमस्कार स्वाति जी, नमस्कार पंकज जी। तो मैं आपको बताता हूँ स्वाति जी, देखिए हमारे देश में हजारों साल पहले आयुर्वेदा में बताया गया है कि एक हेल्दी बॉडी के लिए 4 चीजें जरूरी है। पहला है ईट वेल, दूसरा है स्लीप वेल, तीसरा है एक्सरसाइज वेल, एंड चौथा है लिव स्ट्रेस फ्री लाइफ। इसी तरह से अगर अभी हमने हेल्थ की बात कर ली, अब वेल्थ की बात करते हैं। वेल्दी पोर्टफोलियो के लिए क्या 4 चीजें चाहिए कि आप यू स्टार्ट अर्ली। जैसे पंकज जी ने भी बोला, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट करो। पहला हो गया स्टार्ट अर्ली। सेकंड हो गया रेगुलर इंटरवल पे आप निवेश करते रहिए। जैसे आपने भी एग्जांपल दिया, एसआईपी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है रेगुलर इंटरवल पे निवेश करने का। तीसरा है लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करिए, और चौथा है कि असेट एलोकेशन को फॉलो कीजिए। अब ये जो चारों चीजें हमने डिस्कस करी, एक हेल्दी बॉडी के लिए और वेल्थ क्रिएशन के लिए, इन चारों चीजों को करने के लिए आपको चाहिए डिसिप्लिन। क्योंकि ऐसा नहीं है इनमें से कोई भी चीज
हमको पता नहीं है, हमको भी पता है ईट वेल, स्लीप वेल, एक्सरसाइज वेल, बट कितने लोग फिट हैं? इसी तरह से लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे करनी चाहिए, जितना हो सके जल्दी करना चाहिए। आपने एक और बात बोला अनुशासन से, जैसे ग्रीड एंड फियर। अब हम देखते हैं कि जब भी इक्विटी मार्केट में काफी रैली आ जाती है तो बहुत से नए निवेशक आ जाते हैं, उनको लगता है इक्विटी ही एक असेट क्लास है और फिक्स्ड इनकम को भूल जाते हैं। तो हाँ, निवेश करते हुए या फिर अपनी हेल्थ मेंटेन करते हुए डिसिप्लिन ही है सब कुछ, बाकी सब चीजें एक तरफ और डिसिप्लिन दूसरी तरफ, वो एग्जीक्यूट करने के लिए चेकलिस्ट का होना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली, डिसिप्लिन बेहद जरूरी है। एसआईपी की हमने बात की, हम दिखा भी रहे हैं कि एक छोटी सी एसआईपी कितना बड़ा मुनाफा आपके लिए कमाकर दे सकती है। जो ये मुनाफे का योग है वो तभी बनेगा जब आप इसकी शुरुआत करेंगे, और वैसे ही आपका जो फाइनेंशियल के साथ साथ जो फिजिकल फिटनेस का गोल है वो तभी आप अचीव कर पाएंगे जब आप उसके लिए काम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपने तन और मन को एकदम डिसिप्लिन और संतुलित रखेंगे। एसआईपी का क्योंकि जिक्र हुआ है पंकज जी, हर कोई चाहता है कि उनका जो पोर्टफोलियो है वो एकदम फिट एंड फाइन हो। तो ऐसे किसी पोर्टफोलियो में जिसमें हर प्रकार का एक फ्लेवर मौजूद हो, किस तरीके की कैटेगरीज, किस तरीके के फंड आप रेकमेंड करेंगे ऐसे फाइनेंशियली फिट पोर्टफोलियो में रहे? बिल्कुल, देखिए स्वाति जी, अगर हम बात करें पोर्टफोलियो की, तो पोर्टफोलियो में डेफिनेटली डिफरेंट एसेट क्लासेस यानी कि इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर, सभी कुछ होना चाहिए। लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि आप कितने समय के लिए निवेश करना चाह रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टमेंट का, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, और उसके आधार पर आपको पोर्टफोलियो में डिफरेंट एसेट क्लासेस के बीच में जो डिवाइड करना है, एलोकेशन करना है, उस पर ध्यान देना होगा। और जब बात आती है लंबे वक्त की, तो हम जानते हैं कि लंबे वक्त में इक्विटी आपकी मदद कर सकती है वेल्थ क्रिएशन में। तो आप ध्यान रहे कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर निवेश कर रहे हैं तो आपका इक्विटी में एलोकेशन ज्यादा हो। और फिर हम एसआईपी की बात कर रहे हैं तो एसआईपी में लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी फंड्स बेहतर होते हैं। तो अगर हम डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स की बात करें तो यहां पर 3 ऐसी कैटेगरी हैं, जैसे कि लार्ज एंड मिड कैप फंड, साथ ही मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड। ये ऐसे 3 कैटेगरीज हैं जहां पर आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप का एक्सपोजर मिल सकता है। वैसे तो खैर अगर आप लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड चाहें तो आप एक लार्ज कैप फंड में कर सकते हैं जहां पर डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा बट विद इन लार्ज कैप। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं यहां पर मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप और साथ ही फ्लेक्सी कैप, ये बेहतर कैटेगरीज हैं आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और एसआईपी के लिए। तो यहाँ फंड्स की बात करूं, अगर स्वाति में कुछ एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पर, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, कोटक मल्टी कैप फंड, व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी कैप फंड और निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, ये कुछ ऐसे फंड्स हैं जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करें तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी हेल्प मिलेगी वेल्थ क्रिएशन के लिए। बिल्कुल, तो डेफिनेटली हर एक एक कैटेगरी का होना ज़रूरी है आपके पोर्टफोलियो में। जैसे कि आपके जब आप फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दे रहे होते हैं, आपको अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज या अलग अलग तरह के योगासन करने की ज़रूरत पड़ती है। एक तरीके का आसन करने से फ़ायदा नहीं होगा, या एक तरीके की एक्सरसाइज से आपकी बॉडी नहीं बनेगी या आपकी स्ट्रेंथ नहीं आएगी। आपको उसमें भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो यही एक पोर्टफोलियो का मैंने एक आइडिया समझने की कोशिश की पंकज जी से कि किस तरीके की कैटेगरीज आप वाकई शामिल करें सो दैट एक डाइवर्सिटी भी आए। क्योंकि डाइवर्सिटी की बात हो रही है तो इसमें मनोज एक संतुलन की भी बेहद ज़रूरत होती है, और योग और निवेश दोनों में संतुलन की बेहद आवश्यकता है। अब ये जो संतुलन तभी आएगा जब आप अलग अलग एसेट क्लासेस में बैलेंस बिठाएंगे। हमने बाजार के अलग अलग साइकिल में देखा है कि जो निवेशक इक्विटी हैवी हो गए उनको बाजार की गिरावट में बहुत नुकसान हुआ, और एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, डेट में बहुत ज़्यादा पैसे डाल दिए तो इक्विटी की तेज़ी का फ़ायदा नहीं मिला। तो ये संतुलन कैसे बिठाया जाए, और ऐसे फाइनेंशियल फिटनेस अगर हासिल करनी तो एसेट एलोकेशन कैसे काम आएगा? जी स्वाति जी, तो सभी जी इसका आंसर तो है एसेट एलोकेशन, और इसका एक्सटेंडेड आंसर है डायनेमिक एसेट एलोकेशन। इसका मतलब क्या है कि आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह करके एज अ निवेशक आपने पता लगाया भाई मेरे दीज आर द 4, 5, 6 फाइनेंशियल गोल, कुछ शॉर्ट टर्म है कुछ लॉन्ग टर्म है, तो मोटा मोटा मुझे लेट्स से 60% इक्विटी में एंड 40% डेट में, या 80% इक्विटी में 10% डेट में 10% गोल्ड में, कुछ भी एक ऐसा
असेट लोकेशन आपका आ जाएगा, जो आपका वित्तीय सलाहकार आपको बताएगा कि आपको ये सूट करता है आपके फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए। अब आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर मेरा इक्विटी एलोकेशन 60% बैठता है असेट एलोकेशन का, बट मार्केट में बहुत तेजी है, तो वो ऑटोमेटिकली ही बिकॉज ऑफ मार्केट में काफी रनअप आया तो 60 का 70 हो जाता है, या फिर जैसे आपने बताया ऐसा होता है कि निवेशक चलो इक्विटी में इतने रिटर्न बन रहे हैं तो अगला नया पैसा भी इक्विटी में डालते हैं तो 70, 80, 90 भी हो जाता है। तो ऐसे में असेट एलोकेशन को फॉलो करना बहुत जरूरी है कि आपका अगर असेट एलोकेशन बोलता है कि मुझे 60-70% इक्विटी में रहना है तो मोटा मोटा आप उसके आसपास रहिए। इंक्रीमेंटल पैसा अगर इक्विटी में बहुत बढ़ गया है आपकी एलोकेशन तो इंक्रीमेंटल पैसा आप सेफर असेट क्लास जैसे फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड डेट की तरफ डालिए। अब ये करने के लिए आपको चेकलिस्ट आपके पास होनी बहुत जरूरी है। चेकलिस्ट क्या होती है कि भाई दीज आर द पैरामीटर्स, वैल्यूएशन पैरामीटर, जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मार्केट अपनी लॉन्ग पीरियड एवरेज वैल्यूएशन से थोड़ा ऊपर चली गई है या कहते थोड़ा एक्सपेंसिव हो गई है, तो थोड़ा इक्विटी में निवेश कम कर दिया जाए, या अगर बहुत रनअप आ गया है तो वापस रीबैलेंस कर लिया जाए। तो ये हमने बोला असेट एलोकेशन जरूरी है, उसके लिए चेकलिस्ट जरूरी है। अब चेकलिस्ट फॉलो करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। फिर से घूम फिर के सारी बात आ जाती है डिसिप्लिन पे। अब डिसिप्लिन आता है कन्विक्शन से कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है, और कन्विक्शन आता है क्लैरिटी से। और क्लैरिटी तभी आ सकती है जब आपके पास एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा, जो स्वाति जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लान। तो नटशेल ये है कि अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लीजिए, असेट एलोकेशन डिसाइड कीजिए, उसको डॉक्यूमेंट कीजिए और कुछ चेकलिस्ट बनाइए बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यूएशन, एंड उनको फॉलो कीजिए। लॉन्ग टर्म में इसका फायदा मिलेगा। एब्सोल्युटली। और जैसा मनोज ने बताया अभी पंकज जी कि इसका आंसर है डायनेमिक एसेट एलोकेशन। अब एक एसेट एलोकेशन को अगर अचीव करना है तो आपको डायनेमिकली उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। आपको समझने की ज़रूरत है कि बाजार की कब वैल्यूएशन में आपको कैसे मैनेज करना है एसेट क्लासेस को। और इसको बहुत ही खूबसूरती से एक कैटेगरी ही बनी हुई है म्यूचुअल फंड में, जो कि इसको बैलेंस करने का काम करती है, जिसको हम हाइब्रिड फंड्स कहते हैं। तो हाइब्रिड फंड एक तरीका हो सकता है, पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकता है इस बैलेंस को अचीव करने में। और कौन से ऐसे पोर्टफोलियो में फंड है आपको लगता है पंकज जी, जिससे हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए स्वाति जी, जब हम बात करते हैं योग की, तो यहाँ पर भी बहुत से आसन होते हैं और हर आसन का एक मकसद होता है। यदि हम बात करें पद्मासन की, तो आपके लोअर बॉडी को स्ट्रेंथ मिलेगी, लेकिन आपको चक्रासन करना है, वज्रासन करना है, तो अलग अलग आसन से आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में स्ट्रेंथनिंग मिलेगी। सेम थिंग आपको ये जरूरी है कि आपके पोर्टफोलियो में डिफरेंट एसेट क्लासेस हो। अब एक तो ये हो सकता है कि आप खुद से डिसाइड करें कि इक्विटी में निवेश कितना करना है, डेट में कितना करना है, गोल्ड में कब करना है और कितना करना है। लेकिन ये खुद से करना और इसका बैलेंस बनाना बहुत आसान नहीं है। तो ऐसे में जो आप बात कर रही हैं डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड की, तो एक कैटेगरी ही ऐसी है जहां पर निवेश जो होता है वो इक्विटी और डेट दोनों ही एसेट क्लास के बीच में होता है। और ये एलोकेशन कम और ज्यादा किस हिसाब से तय करना है, ये फंड मैनेजर्स एक मॉडल के तहत रूल बेस्ड तरीके से करते हैं और मार्केट के आधार पर जिस तरह की सिचुएशन होती है उस तरह से कम ज्यादा करते हैं। और उससे भी आगे बढ़कर बात करें हम इक्विटी, डेट, गोल्ड एंड सिल्वर, तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, यहां पर भी जो एलोकेशन है कि इक्विटी में कितना, डेट में कितना, ये फंड मैनेजर्स अपने हिसाब से तय कर सकते हैं, क्योंकि सेबी के नियम के अनुसार मिनिमम 10% आपको करना है 3 एसेट क्लास में। बाकी फंड मैनेजर्स अपने हिसाब से रूल बेस्ड तरीके से करते हैं। तो दोनों ही कैटेगरी की बात करें, चाहे डायनेमिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस एडवांटेज फंड से हम कहते हैं वो एक, और साथ ही मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इसके जरिए आप पोर्टफोलियो में सब कुछ शामिल कर सकते हैं, इक्विटी, डेट एंड गोल्ड, सिल्वर इत्यादि। और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कब ज्यादा कम कैसे करना है। दूसरी बात जो हम बात कर रहे थे रीबैलेंसिंग की, वो रीबैलेंसिंग का काम भी यहाँ पर खुद ब खुद फंड मैनेजर्स आपके लिए कर देते हैं। तो ये बड़ी बेहतरीन कैटेगरीज हैं। तो मैं कुछ फंड्स के नाम भी बताता हूं यहाँ पर। यदि हम बात करें मल्टी एसेट एलोकेशन की, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, साथ ही यहाँ पर व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ये बेहतरीन फंड है मल्टी एसेट एलोकेशन में। और साथ ही एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, ये भी शामिल किया जा सकता है, क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो इस तरह के फंड से आप अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन, इन दोनों का फायदा उठा सकते हैं।
बिल्कुल, तो हाइब्रिड से आपका जो पोर्टफोलियो का बैलेंस है, वो आप काफ़ी हद तक अचीव कर सकते हैं। जो हम संतुलन की बात कर रहे थे, बैलेंस की बात कर रहे थे, इस पर हमने चर्चा की। पर संयम कितना ज़रूरी है? संयम खोने के कई एग्ज़ाम्पल्स हमने पिछले कुछ दिनों में, हाल के कई दिनों में देखे हैं बाज़ार में। जब आप संयम खो देते हैं, तो नुकसान भी आपको काफ़ी होता है। तो कैसे इसको पाया जाए आपके फाइनेंशियल फिटनेस की जर्नी में, इस पर चर्चा करेंगे। थोड़ी देर में बने रहिए हमारे साथ। पोर्टफोलियो में कैसे आए मुनाफे का योग, इस पर हम कर रहे हैं खास चर्चा। जैसे आप फाइनेंशियल फिटनेस चाहते हैं तो आपको उसके लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा। फिजिकल फिटनेस के लिए आप योग तो करते ही होंगे, कोई या किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करते होंगे, लेकिन फाइनेंशियल फिटनेस के लिए भी आपको कुछ ऐसी ही मेहनत करने की ज़रूरत है। इसलिए हम योग से ही कुछ मंत्र सीख रहे हैं, जो कि आप फाइनेंशियल फिटनेस भी जिससे हासिल कर पाए। मनोज जैन हमारे साथ है वाइटो कैपिटल से, और साथ ही पंकज जी ऑप्टिमा मनी से। मनोज, संयम बहुत इंपॉर्टेंट है किसी की भी फाइनेंशियल जर्नी में, और अगर संयम खो दिया तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पावर है, जिसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं, वो उसका फ़ायदा शायद नहीं मिलता है किसी निवेशक को। तो ये जो संयम है और संयम का जो फल है थ्रू पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये कैसे काम करता है? ये देखिए, संयम की जरूरत एक्सट्रीम पे आती है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एग्जांपल एक पायलट का, तो पायलट के पास एक चेकलिस्ट होती है, रूल्स होते हैं कि अगर फ्लाई करते हुए कोई एरर आता है, कोई चीज खराब हो जाती है, तो दीज आर द 5 स्टेप्स जो उसको करते हैं। अच्छा, हवा में उड़ते हुए वो रूल्स नहीं बना सकते आप, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है, आपको क्विक डिसीजन लेना है। तो रूल्स आप बनाते हो ग्राउंड पे रह के, नॉर्मल एनवायरनमेंट में। इसी तरह से आप सोचिए, जब मार्केट में पैनिक आता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं मार्च 2020 में, जब कोविड आया और मार्केट 38% करेक्ट हो गई, या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, दीज आर द रीसेंट एग्जांपल्स जो पिछले 15 साल में बने। अब उस पैनिक में आप रूल नहीं बना सकते। इसी तरह से आप दिसंबर 2007 में या दिसंबर 2017 में भी रूल नहीं बना सकते। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मार्केट के एक्सट्रीम थे। अगर आप एक्सट्रीम पे जाके रूल्स बनाओगे कि मैं क्या करूंगा, तो क्या होगा? 2007 दिसंबर या दिसंबर 2017 में अगर आप रूल्स बनाओगे, तो आप इक्विटी में हैवी पोर्टफोलियो के रूल्स बनाओगे। और अगर आप दिसंबर 2008 में या मार्च 2000 अप्रैल 2020 में बनाओगे, तो आप इक्विटी में बहुत कम निवेश करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि संयम बहुत जरूरी है जब एक्सट्रीम सिचुएशंस आती है। चाहे तो यूफोरिया आ जाए मार्केट में, मार्केट बढ़ती जा रही है, तो आप अपना संयम खो बैठते हो, असेट लोकेशन भूल जाते हो, बहुत पैसा निवेश कर देते हो रिस्की एसेट क्लासेस में, और संयम की जरूरत होती है दूसरे एक्सट्रीम में, जब पैनिक की सिचुएशन आती है और आप अपना संयम खो बैठते हो। इससे बचने के लिए फिर से डिसिप्लिन चाहिए, जो आता है चेकलिस्ट से। और चेकलिस्ट एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में आपको बनानी है। वो रूल्स है कि आप पहले से ही अपने आप को तैयार कर रहे हो कि अगर मार्केट में बहुत यूफोरिया आ जाएगा तो मैं अपना संयम नहीं खोऊंगा। आप रिटर्न डॉक्यूमेंट में लिखोगे रूल्स। और इसी तरह से पैनिक में मुझे दूसरों की तरह पैनिक में भागीदारी नहीं करनी है, बेच नहीं देना है अपना सामान, जो एसेट लोकेशन डिसाइड किया उसको फॉलो करना है। बिल्कुल। और इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जोड़ना ज़रूरी है, वो है विविधता होना। हमने संयम की तो बात की कि कितना आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, लेकिन वैसा ही आपको अपना जो पोर्टफोलियो है डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। पंकज जी, जितना ज़रूरी इक्विटी है आपके पोर्टफोलियो में फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, उतना ही सिक्योरिटी और सेफ्टी भी चाहिए। क्योंकि आप आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम आपको पैसे को थोड़ा सा प्रोटेक्ट भी करना है अगेंस्ट मार्केट वॉलिटिलिटी। तो इस विविधता में डेट का क्या रोल है, और कौन से ऐसे मौके हैं विद इन डेट कैटेगरी जहां पर निवेश के मौके ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल। देखिए स्वाति जी, हमने जब बात की पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की, तो हमने ये समझा कि डिफरेंट एसेट क्लास के बीच में आपको पोर्टफोलियो को बैलेंस बनाना है। अलग अलग एसेट क्लासेस का बैलेंस होना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट इसके लिए होता है क्योंकि हर एसेट क्लास की अपनी इंपॉर्टेंस है। इक्विटी में जहाँ अच्छा पोटेंशियल है वेल्थ क्रिएशन का, वहीं हम डेट की बात करें तो डेट में एक स्टेबिलिटी रहती है। रिटर्न्स थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन डेट इंस्ट्रूमेंट्स को फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में भी जाना जाता है। और साथ ही गोल्ड सिल्वर की बात की जाए तो जैसे महंगाई बढ़ेगी तो गोल्ड सिल्वर का प्राइस बढ़ेगा, और उसकी वजह से आपको हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन मिलेगा। तो इसके लिए आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग तरह के एसेट क्लासेस होने चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ एसेट क्लास के बीच में नहीं,
बल्कि विद इन एसेट क्लास भी बात करें तो वहां भी इंपॉर्टेंट है कि इक्विटी की बात करें तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब कुछ हो। अगर डेट की बात कर रहे हैं तो डेट में आपके पास शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड, तो अलग अलग तरह के डेट फंड्स के बीच में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। इसी तरह से यदि हम बात करें फंड हाउसेस की, तो कई बार देखा जाता है कुछ इन्वेस्टर्स सिर्फ एक ही फंड हाउस में अलग अलग फंड ले लेते हैं, तो वो भी सही नहीं है। यहां पर भी विद इन फंड हाउसेस भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। तो आपने बात पूछी कि डेट में, तो मैं कहूंगा कि यहां पर आपको डिसाइड करना होगा कि आप कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि यदि गिल्ड फंड में निवेश करना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करना है, तो आपका लंबा होराइजन होना चाहिए। यदि आपको बहुत शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो आपके पास लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, इस तरह के फंड्स की चॉइस है। कुछ आपको मिड टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपके पास में कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स और साथ ही बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स, इस तरह के डेट फंड्स की चॉइसेस हैं। तो आपको यहां पर भी डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करना होगा। और डेट फंड्स के उदाहरण मैं यहां पर दे दूं, क्योंकि हमने इक्विटी फंड्स की बात की, हाइब्रिड फंड्स की बात की, तो लाइक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, एचडीएफसी बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड, कोटक डायनेमिक बॉन्ड फंड और एसबीआई फ्लोटिंग रेट डेट फंड्स, ये कुछ अलग अलग कैटेगरी के अच्छे डेट फंड्स यहाँ पर अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। बिल्कुल, तो योग से आप कुछ मंत्र सीख सकते हैं निवेश के लिए भी, और जैसा आप अपने फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देते हैं वैसा ही फाइनेंशियल फिटनेस की भी जो मंत्र है, अचूक मंत्र, वो योग से हमने आज सीखे। धन्यवाद करेंगे पंकज जी, और आपका भी मनुज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।